जिंदगी और मौत के बीच की लकीर बहुत ही धुंधली और अस्पष्ट होती है। कौन सही से कह सकता है कि एक का अंत दूसरे की शुरुआत है या एक की शुरुआत दूसरे का अंत। रिया ऐसी ही दो दुनिया के बीच खड़े गौरव तिवारी की लाइफ पर एक पॉडकास्ट तैयार कर रही है। आइए सुनते हैं आगे उसने क्या लिखा। माना जाता है कि इंसानों की दुनिया के अलावा भी एक लोक ऐसा है जहां मरने के बाद आत्माएं इंसानी शरीर छोड़कर उस लोक में वापस लौट जाती हैं। वहां से उनको किसी और शरीर में भेजा जाता है। यही जीवन और मृत्यु का चक्र है। गीता में भी लिखा है, आत्मा अजर अमर है, वो कभी नहीं मरती, एक शरीर छोड़ती है, दूसरे में प्रवेश पा लेती है। लेकिन क्या एक्चुअली में सभी आत्माएं दोबारा जन्म ले पाती है? दुनिया भर में ऐसी कितनी जगह हैं जिन्हें हॉन्टेड करार दे दिया गया है। हॉन्टेड होना आखिर है क्या? क्यों किसी जगह को हॉन्टेड मान लिया जाता है? क्यों हॉन्टेड मान लिए जाने के बाद उस जगह को छोड़कर चले जाते हैं लोग? ऐसा अचानक से क्या हो जाता है कि बसी बसाई आबादी से भरी कोई जगह हॉन्टेड हो जाती है और लोग रातों रात उस जगह को छोड़कर कहीं दूर चले जाते हैं? गौरव तिवारी की इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम कुछ ऐसी ही जगहों पर जाकर इन्वेस्टिगेट करती कि क्या सही में वहाँ भूत प्रेत है या सिर्फ ऐसी अफवाहों का कोई और कारण है। 2009 में इंडिया लौट आने के बाद गौरव तिवारी ने इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी नाम की एक एजेंसी रजिस्टर्ड की। इससे पहले इंडिया में इस तरह की कोई भी सोसाइटी नहीं थी जो लोगों को पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से जुड़े सभी फैक्ट्स के बारे में उन्हें जानकारियां उपलब्ध करवाती हो और भूत प्रेत और आत्माओं को लेकर बने उनके पुराने पूर्वाग्रहों से बाहर निकलने में उनकी मदद करती हो। इस सोसाइटी के अंदर गौरव ने एक टीम बनाई जिसका नाम रखा GRIP, यानी गोस्ट रिसर्चर्स एंड इन्वेस्टिगेटर्स ऑफ पैरानॉर्मल। ये टीम इंडिया की उन सभी जगहों का दौरा करती जहां जहां उन्हें किसी भी तरह की पैरानॉर्मल या सुपरनैचुरल एक्टिविटीज की कोई इन्फॉर्मेशन मिलती। गौरव इस टीम के लीड इन्वेस्टिगेटर थे। गौरव अपनी टीम के साथ इंडिया की मोस्ट हॉन्टेड जगह जैसे बानगढ़ का किला, कुलधरा गांव और मुंबई की मुकेश मिल, यही नहीं, गौरव और उनकी टीम टीवी पर आने वाले कई पैरानॉर्मल गोस्ट हंटिंग शोज, हॉन्टेड वीकेंड्स, फियर फाइल्स, भूताया, MTV गर्ल्स नाइट आउट का भी हिस्सा बने। गौरव तिवारी अब इस दुनिया में नहीं, मगर उन्होंने अपने पैरानॉर्मल रिसर्च के बारे में अपने शोज, वीडियोस, टेड टॉक और इंटरव्यूज के थ्रू बहुत सी बातें बताई हैं। उन्हीं सब बातों को दिलचस्प तरीके से बताने के लिए मैंने गौरव तिवारी के साथ एक काल्पनिक इंटरव्यू तैयार किया है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो उन्होंने नहीं कहा। सुनिए गौरव की पैरानॉर्मल रिसर्च की दास्तान गौरव के ही शब्दों में। गौरव, सबसे पहले हमें ये बताइए कि भूत प्रेत एक्चुअल में होते क्या हैं? देखिए, वो जो भी हैं, मैं उन्हें भूत प्रेत के नाम से नहीं बुलाता। वो मरे हुए लोगों की कॉन्शियस होती है, इसलिए मैं उन्हें आउट ऑफ द बॉडी इंटेलिजेंस कहता हूँ। उन्हें भूत प्रेत या किसी और नाम से पुकारना उन सब लोगों की डिसरिस्पेक्ट करना है जो कभी जिंदा थे। ये अपनी किसी अटैचमेंट या किसी अनफुलफिल्ड डिजायर या फिर किसी अननोन रीजन की वजह से यहाँ अटके रह जाते हैं। हमें उन्हें उतनी ही रिस्पेक्ट देनी चाहिए जितनी हम किसी भी जिंदा पर्सन को देते हैं। क्या ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं? जिन एक्सपीरियंसेस से मैं गुजरा हूँ उसके बाद मैं यही कह सकता हूँ कि समथिंग इज डेफिनेटली देयर। और ये बात सीधे सीधे साइंस को चैलेंज भी देती है। लेकिन इस बात को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता कि बहुत से लोगों ने आफ्टर लाइफ को एक्सपीरियंस किया है। कई केसेस ऐसे हुए हैं जिनमें डॉक्टर ने पेशेंट को डेड डिक्लेयर कर दिया, मगर कुछ ही देर बाद वो फिर से जिंदा हो गए। कुछ देर के लिए उनकी स्पिरिट ने उनकी बॉडी को छोड़ा और फिर वापस लौट आई। एक केस ऐसा भी था जिसमें सब डॉक्टर्स और नर्स ने स्पिरिट को लिटरली बॉडी छोड़ते हुए देखा। तो क्या ये स्पिरिट्स हमें फिजिकल हार्म भी पहुंचा सकती हैं? इनसे ज्यादा वो क्या क्या कर सकती हैं, ये थॉट हमें ज्यादा हार्म करता है। फियर ऑफ अननोन। आप लोगों की टीम क्या करती है? I mean, आपका नेचर ऑफ वर्क क्या है? हम साइंटिफिक तरीकों से पैरानॉर्मल और सुपरनैचुरल यानी असाधारण, असामान्य साइकिक चीजों पर रिसर्च करते हैं और ये जानने समझने की कोशिश करते हैं कि ये एक्चुअल में हैं क्या और हम पर इनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। और फिर हम इस बारे में लोगों को एजुकेट करते हैं। कई बार लोगों को लगता है कि वो पोजेस्ड हैं या फिर उनके घर में कोई भूत प्रेत का साया है, लेकिन जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं तो 95% केसेस में ऐसा होता है कि वो सब उनकी अपनी इमेजिनेशन होती है। और ऐसा क्यों होता है? उनके किसी इमोशनल कॉज, प्री कंसीव्ड नोशन या फिर माइंड कंट्रोल की वजह से।
इनमें से कोई भी वजह हो सकती है। आपका इंटरेस्ट इस फील्ड में कैसे बना? क्या आप पहले से इन सब में विश्वास रखते थे? इस फील्ड में एंटर करने से पहले आई हैड नो बिलीफ इन दोज थिंग्स। इनफैक्ट माई होल फैमिली वॉज नॉन बिलीवर्स। उनके लिए अगर कोई पावर एग्जिस्ट करती है तो वो सिर्फ गॉड है। मैं भी उसी फैमिली में पला बढ़ा तो मैं भी ऐसा ही सोचता था, मगर मुझे उनके बारे में जानने सुनने की क्यूरियोसिटी बहुत होती थी। जब मैं फ्लोरिडा में था तब मैंने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया जिसने मेरे विश्वास को हिला दिया। मैं 5 लोगों के साथ एक अपार्टमेंट शेयर करता था। उस अपार्टमेंट में हम सब ने कोई पैरानॉर्मल पावर को फील किया। फिर हमने कुछ एक्सपर्ट्स को बुलाकर उस जगह की इन्वेस्टिगेशन करवाई तो हमें पता चला कि वो अपार्टमेंट एक्चुअल में हॉन्टेड था। बस उस इंसिडेंट के बाद मेरा इंटरेस्ट इस फील्ड में बनता चला गया। अपनी टीम GRIP के बारे में कुछ बताइए। इसे बनाने के बारे में आपने कब सोचा और क्या इसे बनाना आपके लिए आसान रहा? जब मैं फ्लोरिडा में पैरानेक्सस नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन से इस फील्ड में सर्टिफिकेशन कर रहा था, तभी मैंने सोच लिया था कि मैं इसे ही अपना करियर बनाऊंगा। एंड दैट्स हाउ ग्रिप केम इनटू एग्जिस्टेंस। मैं 2009 में इंडिया लौटा और अपने इस डिसीजन पर अपनी फैमिली के साथ डिस्कशन किया, मगर उनको मनाना आसान नहीं था। वो अब तक इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते, मगर फिर भी माय डैड सपोर्टेड मी। ग्रिप के बनने में मेरे फ्रेंड्स का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। उन्होंने इस फील्ड में अपना इंटरेस्ट दिखाया और इसे जाना समझा और मेरी टीम को एज एन इन्वेस्टिगेटर ज्वाइन किया। इसके बाद मैंने पैरासाइकोलॉजी को भी सीखा, जिसमें हिप्नोसिस और टेलीपैथी जैसी टेक्निक्स आती हैं। शुरुआत में तो हमारी इस टीम को सीरियसली नहीं लिया जाता था। उनके लिए ये बहुत नई और मॉडर्न चीज़ थी। वो मान ही नहीं पा रहे थे कि इस तरह से भी भूत प्रेतों को इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है। कुछ लोगों को हम मॉडर्न तांत्रिक और ओझा लगते थे। तब हमने लोगों को इस बारे में न्यूज़ चैनल और प्रिंट मीडिया के थ्रू एजुकेट करना शुरू किया। उन्हें लॉजिक के साथ हर चीज़ एक्सप्लेन की और फिर इस तरह धीरे धीरे हमारे काम को एक्नॉलेजमेंट मिलने लगी। जब हम टीवी शोज़ में आने लगे तो हमें पॉपुलैरिटी भी मिलने लगी। उसने उन लोगों के मुंह पर भी ताले लगा दिए जो मेरे इस काम का मजाक उड़ाते थे। कहते थे कि ये एक जॉबलेस पायलट है, काम नहीं मिला तो लोगों को बेवकूफ़ बनाकर पैसे बना रहा है। किस किस तरह के इक्विपमेंट्स आप अपनी इन्वेस्टिगेशन में यूज करते हैं? EMF मीटर, EVP रिकॉर्डर, IR थर्मोमीटर्स, K2 मीटर, DVR, IR कैमराज, नाइट विजन कैमरा। स्पिरिट्स भी एक तरह की एनर्जी होती है। ये सब इंस्ट्रूमेंट्स उन्हीं को डिटेक्ट करने का काम करते हैं। आपने US और इंडिया दोनों जगह इन्वेस्टिगेशन की है। यहाँ और वहाँ में आपको कोई अंतर नजर आया? दोनों जगह में बहुत अंतर है। दोनों कंट्रीज का बिलीफ सिस्टम ही अलग है और इंडिया की ऑलमोस्ट सभी हॉन्टेड लोकेशन पर बहुत धूल होती है। कहीं इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, साथ में जनरेटर लेकर जाना पड़ता है। इंडिया में बहुत से लोग नहीं जानते कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर क्या होते हैं, तो उन्हें समझाने में बहुत टाइम लगता है कि हम क्या कर रहे हैं। अदरवाइज उन्हें लगता है कि हम कोई काला जादू करने वाले हैं। US में ऐसी सिचुएशन नहीं आती। अपने किसी फेमस केस के बारे में कुछ बताएं। कुलधारा विलेज, भानगढ़ फोर्ट, एरडेल असाइलम जैसी बहुत सी लोकेशन थी जहाँ का एक्सपीरियंस रोंगटे खड़े करने वाला था। लेकिन दिल्ली NCR गुड़गांव के एक केस ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया था। क्या था वो केस? एक दिन हमें एक BPO के एम्प्लॉय का कॉल आया कि उन्हें अपने ऑफिस में किसी आत्मा की प्रेजेंस महसूस होती है, खासकर ऑफिस बिल्डिंग की छत पर। हम वहां गए तो हमें एक कहानी सुनने को मिली। कंपनी की एक फीमेल एम्प्लॉई 15-20 दिन की छुट्टी लेकर वापस ऑफिस आती है। उसे आते हुए लगातार 3-4 दिन बीत भी जाते हैं। इस बीच उसकी एक कॉलीग उसके घर पर फोन करती है तो उसे पता चलता है कि उस लड़की को मरे हुए 20 दिन हो गए। जब यह खबर आग की तरह फैली तो उस मरी हुई लड़की ने ऑफिस आना छोड़ दिया, मगर इस पूरे मामले ने सबको दहला कर रख दिया था। जब आप किसी केस के लिए जाते हैं तो क्या कोई प्रोटेक्शन वगैरह भी यूज करते हैं? नहीं, मेरा काम उनसे कम्युनिकेट करके उनको जानना समझना है। अगर मैं उनसे बचने के लिए कोई प्रोटेक्शन यूज करूंगा तो वो कभी मेरे पास आएंगे ही नहीं। इंडियन मैथोलॉजी के हिसाब से 25 तरह के सुपरनैचुरल बीइंग माने गए हैं। इनमें से सबसे ज्यादा आपका सामना किससे होता है? इंडियन मैथोलॉजी और सभी फिक्शनल रिलीजियस एंटिटीज सदियों पुरानी बातें हो चुकी हैं। एज रिस्पॉन्सिबल पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हम सबसे पहले हर हॉन्टिंग इंसिडेंट के पीछे साइंटिफिक रीजन ढूंढने की कोशिश करते हैं। उसके बाद कोई स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। हमारे लिए सब सुपरनैचुरल बीइंग इक्वल हैं। उनको हम किसी स्पेशल नाम से नहीं बुलाते। स्पिरिट्स आर द कॉन्शियसनेस ऑफ ए ह्यूमन बीइंग व्हिच सर्वाइव्स फिजिकल डेथ। उनके वही इमोशंस, फीलिंग्स और परसेप्शंस होते हैं
जो तब थे जब वो जिंदा थे। उनका भी अपना एक माइंड होता है, और ये तो साइंस भी मानता है कि ब्रेन और माइंड दो अलग अलग चीजें हैं, और ये माइंड किसी फिजिकल फॉर्म में नहीं होता। तो फिर क्या है ये? ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन पर रिसर्च जारी है। लेकिन हाँ, कई बार हमारा सामना कुछ ऐसी मीन स्पिरिट्स से हुआ है जिनका नेचर हमारे माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स भूत प्रेत, चुड़ैल और राक्षसों से मिलता जुलता था। मगर इस आधार पर तो जिंदा लोगों को भी बांटा जा सकता है। अच्छे और बुरे दोनों तरह के इंसान इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। आपकी इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी यूएफओ इन्वेस्टिगेशन भी करती है। दूसरे देशों की तुलना में यूएफोलॉजी इंडिया में अभी भी बहुत ही इनिशियल स्टेज पर है। ऐसा क्यों? यूएफओ साइटिंग्स आर वेरी कॉमन इन इंडिया। इनकी फ्रीक्वेंटली रिपोर्ट भी होती है, मगर ऐसी खबरों को मीडिया भ्रम और आंखों का धोखा कहकर दबा देती है। जबकि अमेरिका जैसे कई देशों में तो कई प्राइवेट ग्रुप्स भी हैं जिनके पास यूफोलॉजी को जानने समझने के लिए अपने सैटेलाइट भी हैं। इंडिया में हमारी इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी भी यूएफओ और एलियन अबडक्शन के मामलों पर नजर रखती है। लेकिन स्टिल वी आर न्यू, और अभी हमारे पास उतने एडवांस इक्विपमेंट भी नहीं है, और अभी यहाँ के लोगों में यूएफओ को लेकर उतनी अवेयरनेस भी नहीं है, जिस वजह से वो इस तरह की चीज नोटिस ही नहीं करते। आपकी रिसर्च के मुताबिक इंडिया में सबसे ज्यादा यूएफओस कहाँ देखी गई हैं? जितना मैंने रिसर्च किया है उसके हिसाब से इनके दिखने का एक पर्टिकुलर टाइम टेबल है। लाइक दिसंबर से मार्च के बीच ये नॉर्थ इंडिया में दिखाई देती हैं, मार्च से जून के बीच ये ईस्ट इंडिया में दिखाई देती हैं, तो जुलाई से सितंबर के बीच साउथ इंडिया में। वेस्ट इंडिया में इनके दर्शन अक्टूबर से नवंबर के बीच में होते हैं। इनफैक्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया से तो ऐसी भी रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें लोगों ने दावा किया कि उन्होंने एलियंस को देखा। तो ये थी गौरव द्वारा बताई गई पैरानॉर्मल दुनिया की कुछ बातें जो उन्होंने अपने कुछ इंटरव्यू में कही थी। अब मैं आपको उनकी कुछ मशहूर गोस्ट हंटिंग के किस्से सुनाऊंगी। इन किस्सों को जानने के लिए सुनते रहें हमारा ये